दोस्तों जरा सोचिए, बनाने वाले ने दुनिया को गोल और बहुत ही प्यारा बनाया था। लेकिन हम इंसानों के लालच की वजह से हमने इस पर न जाने कितनी लकीरें खींच खींच कर इसे टुकड़ों में बांट दिया और अपने हदें डिसाइड कर ली। ये भूल गए हम लोग कि प्रकृति के ऊपर हम अपना झंडा नहीं गाड़ सकते। रिसोर्सेज पर हम झंडा नहीं गाड़ पाएंगे। और प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाएगी, जब नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, तब ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कंट्री को बिलोंग करते हो या आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। यू पीपल, वी पीपल आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड इक्वली, क्योंकि प्रकृति यानी कि नेचर के सामने हम सब बराबर हैं। हम क्या हैं? इंसान हैं। और हम इंसानियत भूल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंदन शर्मा। आई एम योर फैकल्टी फॉर करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। और आज आपके सामने मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही भारत में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, जैसे ही यहां पर मॉनसून सीजन का रिट्रीट होता है और सीजन चेंज होने पर सर्दियां आनी स्टार्ट होती हैं, तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में स्मॉग की प्रॉब्लम यानी कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यह प्रॉब्लम ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली कि पाकिस्तान के लाहौर में बहुत ग्रेव कंसर्न क्रिएट कर रही है, क्योंकि उत्तर भारत के साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान भी इसी रीजन में एग्जिस्ट करता है। और पाकिस्तान का लाहौर सिटी, जो कि इंडो पाक बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस यानी कि पंजाब की कैपिटल है। 13 मिलियन पीपल यहां पर रहते हैं और इनका सेकेंड लार्जेस्ट सिटी यह माना जाता है आफ्टर कराची, जहां पर काफी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो अगर यहां पर सांस लेने की दिक्कत आए, यहां पर स्मॉग की प्रॉब्लम आए, तो काफी बड़ा ग्रेव कंसर्न बनता है, क्योंकि इसके चलते कई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को अगर पाकिस्तान को पॉज करना पड़ता है तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा। और अगर नहीं करता वो, तो इस पोल्यूशन की वजह से लोगों की हेल्थ और इनके ह्यूमन रिसोर्सेज पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सो इस पूरे के पूरे मामले में हुआ यह है कि पाकिस्तान की सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। एंड इसमें दरअसल क्या है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि लाहौर में पोल्यूशन की प्रॉब्लम आई है, बट जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम इस बार हमें देखने को मिली है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। स्विस बेस्ड IQ एयर नाम की एक संस्था है जो रीजन वाइज, उसके 14 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं पूरी दुनिया में, और उनमें से एक मॉनिटरिंग स्टेशंस इंडो पाक बॉर्डर के रीजन को बेसिकली कवर करता है। और उसने लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने की कोशिश की, जहां पर पता लगा कि लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 के लेवल पर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है कि ये 1900 जो नंबर है, ये जितना कम होता है उतना एयर क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि ये कैलकुलेट करता है कि हवा में कितना PM2.5 या पर्टिकुलेट मैटर और पोल्यूटेंट्स 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में मौजूद हैं। तो नंबर अगर ज्यादा होगा मतलब पोल्यूटेंट्स ज्यादा हैं। और एक हेल्दी एयर माना जाता है कि 0 से 50 के लेवल पर होना चाहिए। 1900 का लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी सेफ लिमिट से लगभग 150 गुना ज्यादा है। कॉन्सिक्वेंटली पंजाब ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने बैठक बिठाई, यहाँ की पार्लियामेंट में भी मुद्दा डिस्कस किया, और इनके जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, द सीनियर एनवायरमेंट मिनिस्टर और क्लाइमेट चेंज का पोर्टफोलियो जिनके पास है, मरियम औरंगजेब, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि एक्चुअली लाहौर में इस साल 2024 में ये जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये इस वजह से बढ़ गए हैं क्योंकि भारत की साइड पंजाब में और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग होती है, उसका काफी सारा धुआं ईस्टर्न कॉरिडोर विंड्स के जरिए पाकिस्तान में आ रहा है, विच इज कॉन्सेंट्रेटिंग अराउंड लाहौर एंड इट इज लीडिंग टू स्मॉग प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। सो जरूरत है कि हम बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के एक नॉन पॉलिटिकल साइंटिफिक तरीके से भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी यानी कि एक एयर ट्रीटी साइन करें, जिसमें कि दोनों साइड्स क्या करेंगी, आपस में साठ गांठ बनाकर कोऑपरेट करके किस तरह से क्या स्टेप्स लेने हैं टू रिड्यूस दिस पोल्यूशन, ताकि दोनों देशों को फायदा हो, इसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो इसके दोस्तों हमें अब मुद्दे ये देखने हैं कि पहली बात तो पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि जो इनके यहां पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो भारत की वजह से हो रही है, कि भारत में स्टबल बर्निंग है तो दैट इज लीडिंग टू पोल्यूशन इन लाहौर। पहली बात तो इसमें कितनी सच्चाई है हम इसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि चलिए मान लीजिए कि शायद भारत की इतनी प्रॉब्लम ना हो स्टबल बर्निंग की, बट पोल्यूशन प्रॉब्लम है, और ये इंडिया में भी हम जानते हैं कि दिल्ली में भी पोल्यूशन का काफी बड़ी एक समस्या रहती है, खासकर सर्दियों के महीने में, जो कि लोगों की सेहत के साथ काफी खिलवाड़ करती है। तो मान लेते हैं कि अगर दोनों कंट्रीज
कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो इस कोऑपरेशन के लिए क्या हमें एक न्यू ट्रीटी की जरूरत है, या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म हो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंडर ही जिसमें इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेट कर सकें? उसके बाद अगर हम ये न्यू ट्रीटी बनाते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि इस न्यू ट्रीटी में किस तरह के प्रावधान रखने की जरूरत है हमें, व्हाट काइंड ऑफ प्रोविजंस शुड बी देयर। एंड इस प्रोविजन में बिकॉज ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर्टेन चैलेंजेस आर बाउंड टू कम, ये हम जानते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस कैन क्रीप इन इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रीटी एंड हाउ कैन वी एक्चुअली रिजॉल्व दीज चैलेंजेस, तो इसके ऊपर आज हम इन डेप्थ एनालिसिस आपके साथ करने वाले हैं। ये एनालिसिस जो हम करेंगे, अगर आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक केस स्टडी की तरह आपके साथ बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट्स आपको यहां पर मिलेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। एंड अदरवाइज अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और जियो पॉलिटिक्स और एनवायरमेंट के बारे में जागरूक रहना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने 2026 यूपीएससी एग्जाम के लिए P2I बैच को स्टार्ट किया है। हमारी क्लासेस 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे। इस बैच के अंदर आपके बेसिक्स यानी कि एनसीईआरटी लेवल से लेकर टॉप के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फाउंडेशन से लेकर टॉप कॉन्सेप्ट सारे प्रॉपर्ली तैयार किए जाएंगे थ्रू लाइव क्लासेस। हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी जिसे आप जितनी मर्जी बार चाहें देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर दिया जाएगा जो कि आपके पोस्ट क्लास डाउट्स को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। विद इन क्लास आप फैकल्टीज के साथ इंटरैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, हर हफ्ते आपका वीकेंड टेस्ट लिया जाएगा ताकि एक हफ्ते में जितनी भी चीजों का हमने प्रोग्रेस किया है उसे आप मॉनिटर कर सकें, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मॉनिटर करते हैं तो उसमें हमें पता लग जाता है कि गलती कहां पर हो रही है या कमी पेशी अगर है उसे दूर कहां से किया जा सकता है। Along with this, daily mains answer writing, dedicated programs for prelims and mains ताकि प्री की प्रॉपर सॉलिड तैयारी हो, मेंस की प्रॉपर सॉलिड तैयारी हो, ये फीचर्स भी आपको मिलेंगे। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम भी इसमें है। एंड इसी के साथ साथ जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे उनको एक्स्ट्रा अटेंशन देने का प्रोग्राम और फीचर यहां पर मौजूद है। यानी कि अगर आपने प्री क्लियर किया तो आपकी मेंस की तैयारी के लिए यू कैन कम टू डेली लिव विद अस, जहां पर आपका रहना खाना पीना ये सब खर्चा स्टडी है क्यों बेयर करेगा। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन एग्जाम। और ये सारे फीचर्स 2026 और 2027 दोनों एग्जाम्स के लिए कवर किया जाएगा। इफ यू वांट टू एनरोल विद मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, CS लाइव कोड को यूज करके आप हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो CS लाइव ग्रुप _UPSC टेलीग्राम पर ये चैनल है, यहां पर आप कनेक्टेड रहिए। कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो 7710678413 यहां पर यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। सो अपना नाम जरूर बताइएगा एंड यू कैन स्ट्रेट अवे आस्क योर क्वेरी एज वेल। इंस्टाग्राम पर आई एम हियर। एंड अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने जो एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाई हैं इनमें कुछ हकीकत है भी, क्योंकि अब से पहले क्या है कि लाहौर में ये पोल्यूशन पहले भी होती थी, लेकिन 3 मेजर फैक्टर्स को इस पोल्यूशन का कारण बताया जाता था। व्हीक्यूलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ईंटों के भट्टे जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलते हैं पंजाब के रीजन में, उससे प्रोड्यूस होने वाली पोल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स स्टबल बर्निंग उनके देश में भी होती है, पैडी वहां पर भी उगाई जाती है, यानी कि चावल की खेती वहां पर भी होती है। तो राइस की हार्वेस्ट के बाद उधर भी स्टबल बर्निंग बड़े स्केल पर होती है, ठीक है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया के स्टबल बर्निंग को अपनी पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम बता दिया है और कह रहे हैं कि इंडिया से हवाएं पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की एक्सपर्ट्स द्वारा ये बताया गया है, आंकलन किया गया है कि पाकिस्तान द्वारा ये जो एलिगेशंस है कि भारत की साइड से स्टबल बर्निंग वहां पर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, ये सच नहीं है। दरअसल क्या होता है कि भारत में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में देयर इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। तो जब बारिशों का सीजन आता है तो हमारे यहां पे विंड्स कुछ इस प्रकार से चलती हैं। एज यू कैन सी इन द मैप, विंड्स जो हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर से आते हुए इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स लगती है विच इज कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की रोटेशन की वजह से वो इंपैक्ट आता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से उसके ऊपर एक ऐसी फोर्स एक्ट करेगी जिससे वो क्लॉकवाइज टर्न लेगी एक, ठीक है। तभी सर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली ये विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करके, ठीक है, एक क्लॉकवाइज टर्न लेती हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज विंड्स दे डांस लाइक दिस, राइट, एंड इससे मॉनसून हिट होता है। अब जब अक्टूबर का सीजन आता है, अक्टूबर का मंथ आना स्टार्ट होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो सन की मूवमेंट है 23 जून पर, आपको पता है वो 23 जून को ट्रोपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल रेस
लेकर आता है और सबसे गर्म एक लो प्रेशर जोन वहां पर क्रिएट हो जाती है, तभी ये मॉनसून विंड्स को ये लो प्रेशर जोन अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब सर्दियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो सन की रिलेटिव मूवमेंट सदर्न हेमिस्फेयर में चली जाती है ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का 23.5 डिग्री पर जो अपनी एक्सिस पर टिल्ट है, उसकी वजह से क्या है कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये टिल्टेड है, ठीक है, ये इस तरफ झुकी हुई है और ये सन है, मेरी मुट्ठी अगर ये मान लो ब्लैक कलर का ये सन है, ठीक है, तो अगर ऐसे अर्थ टिल्ट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा गर्मी आ रही है, राइट। और अगर ये इधर की तरफ घूम जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सदर्न हेमिस्फेयर ज्यादा फेस कर रहा है, तो इस वजह से जो सन की रिलेटिव मूवमेंट है वो साउथ की तरफ चली जाती है। साउथ की तरफ जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो विंड्स हैं ये भी रिट्रीट करना स्टार्ट कर जाती हैं, तो मॉनसून का सीजन रिट्रीट हो जाता है और इसकी जगह पर एक न्यू विंड सिस्टम आ जाता है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट, जहां पर विंड्स की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली होती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये विंड्स मूव करती हैं। सो इफ एट ऑल स्मॉग की वजह से अगर पोल्यूटेंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इट्स रादर फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। चलो ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि रीजनल लोकल सर्कमस्टांसेस से कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जहां पर कुछ विंड वापस ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन लार्ज चंक ऑफ एयर कॉलम जो है वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आता है, तो जो स्टबल बर्निंग पाकिस्तान में होती है उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अक्टूबर नवंबर के समय पर भारत के नॉर्थ इंडिया में एक तो ये नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स एक्ट करती हैं, प्लस देयर इज ईस्टर्ली कॉलम ऑफ विंड, तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों अराउंड दिल्ली कन्वर्ज करती है, एंड दैट इज व्हाई दिल्ली के आसपास पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि अपने फैक्ट्स एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। बट यस, आपकी जो सजेशन है कि भारत और पाकिस्तान को एक एयर डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, स्मॉग डिप्लोमेसी के ऊपर काम करना चाहिए, तो उससे देखो हम लोग एग्री करते हैं, उसकी जरूरत है तो सही। ठीक है, चैलेंजेस हैं लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अब डिस्कस करते हैं कि इफ वी वांट टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, हाउ कैन वी गो अबाउट इट। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या कोई एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये मामला रफा दफा नहीं, एक्चुअली वी वांट टू वर्क ऑन इट। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स में ऐसा है कि एक साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम है एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये कुछ रूल्स और कुछ मैकेनिज्म देते हैं, बट ये काफी ब्रॉड प्लेटफॉर्म्स हैं और एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के मैकेनिज्म्स हैं, रीजन स्पेसिफिक अप्रोच इनमें नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये जरूर कई सारे आपने भी सुना होगा, देयर आर ओवरऑल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, यूएनएफसीसी की कुछ गाइडलाइंस हो गई जिससे कि हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के ऊपर इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं। हर कंट्री के अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड गोल्स भी हैं जिसमें कैसे हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है उसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करता जो रीजन स्पेसिफिक क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, स्पीशीज एंड वेरियस अदर थिंग्स, इसके ऊपर तो लेगेसी ट्रीटीज बनी हुई हैं, लेकिन पोल्यूशन को लेकर ये जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन है खासकर रीजन स्पेसिफिक एंड दैट टू पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। ना ही अभी तक हमारे पास ऐसी कोई बायलेटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो इस ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन को एड्रेस करे। इफ एट ऑल हमारी कोई ट्रीटी है, इट इज लाइक इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें हम इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिसमें क्या है कि पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन स्टेट है एंड quite a large chunk of the proportion of river it is situated in Pakistan, but India upper riparian state होने की वजह से इस river flow को manipulate करके ये ensure कर सकता है कि पाकिस्तान तक पानी ही ना पहुंचे। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी दोनों देशों के बीच में इसीलिए बनाई गई है ताकि दोनों स्टेट्स, दोनों कंट्रीज को अपना अपना जो ड्यू हिस्सा है, 20% इंडिया को, 80% पाकिस्तान को, ये हिस्सा मिलता रहे। ठीक है, और इंडिया क्या है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इंडस वाटर सिस्टम की, उसका कुछ हिस्सा रीडायरेक्ट कर सकता है, बट एक नेचुरल फ्लो उसको इंश्योर करना कि वो पाकिस्तान में पहुंचे, तो उतना हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। पाकिस्तान ने हालांकि उसमें भी चूं चूं बहुत की है, बट इन रियलिटी ये ट्रीटी ने क्या है कि दोनों देशों की जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको एड्रेस करने में काफी हेल्प की है। एंड इसी वजह से एवर सिंस द ट्रीटी बीइंग साइंड, तब से लेकर अब तक हमने इसको इंडस वाटर को लेकर मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हुए हैं।
ठीक है, पाकिस्तान की साइड से हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आती है, बट देयर आर मैकेनिज्म्स टू एड्रेस दोज ऑब्जेक्शंस, एड्रेस दोज इनसिक्योरिटीज, कंसर्न्स, राइट। तो दैट इज व्हाई एक कोऑर्डिनेशन है दोनों कंट्रीज में, राइट। सिमिलरली अब क्योंकि इंटरनेशनल मैकेनिज्म एयर पोल्यूशन को लेकर नहीं है, बायलैटरल एग्रीमेंट भी नहीं है, सो ये चीज हमें इंडिकेट करती है कि हमारे पास ऐसा एक मैकेनिज्म यानी कि ऐसी एक एयर ट्रीटी होनी जरूर चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया एयर ट्रीटी रखते हैं। अब इस एयर ट्रीटी में प्रोविजंस कैसे होंगे? क्या किसी और कंट्री ने इस तरह की कोई ट्रीटी कभी साइन की है जिसको हम रेप्लिकेट कर सके, जिसको हम अपने कंट्री में फ्लो करवा सके? ठीक है, तो इसके जवाब में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ना एक एग्जांपल ले सकते हैं कनाडा और यूएस की। कनाडा और यूएस ने 1991 में आपस में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रीटी को साइन किया था। ठीक है, इसे एयर क्वालिटी एग्रीमेंट ऑफ 1991 भी कहा जाता है। और इस एग्रीमेंट की वजह से हुआ यह कि 1980s में यूएस और कनाडा के बॉर्डर के पास क्या हुआ था, बहुत सिवियर एसिड रेन्स आई थी ड्यू टू इंडस्ट्रियल एमिशंस, जिसमें सल्फ्यूर के डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स हुआ करते थे। तो जब ये एयर एग्रीमेंट इन्होंने 1991 की साइन की, तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग की कि हमारी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जो बॉर्डर के पास ऐसे हैं, उनमें से कितना एमिशंस हो रहा है, राइट। साल के किस हिस्से में एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूं, उसमें कितना प्रोग्रेस आ गया। एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जब इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी रखी कि यूएस की ये जिम्मेदारी बनती है, कनाडा की ये जिम्मेदारी बनती है। तो उससे हुआ ये कि 90s में एंड इसके बाद स्पेशली 2000s में उस जोन में एसिड रेन के इंसिडेंट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। इनफैक्ट एसिड रेन अब नहीं होती उस रीजन में। ठीक है, सिमिलरली भारत और पाकिस्तान भी एक जॉइंट अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम शेयर्ड इकोलॉजिकल इंपैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टबल बर्निंग से इकोलॉजिकल इंपैक्ट दोनों देशों को पड़ेगा। तो इनको एकजुट कोऑपरेट करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम ट्रीटी साइन करते हैं तो उस ट्रीटी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम जॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान अपना डाटा बता रहा है उस डाटा को हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा, नहीं। जॉइंट मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे, यानी कि वो मॉनिटरिंग स्टेशंस का डाटा भारत को भी एक्सेसिबल होगा कि पाकिस्तान में कितनी स्टबल बर्निंग हो रही है। ठीक है, उसी से भी वेरीफाई भी किया जा सकता है कि स्टबल बर्निंग ज्यादा किधर हो रही है और कौन सी सरकार है जिसको ज्यादा स्टर्न एक्शंस लेने की जरूरत है। तो पहली बात तो ये जॉइंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर एक्सेसिवली, जैसे लाहौर में इमरजेंसी सिचुएशन है, स्कूल्स को कई दिनों के लिए बंद करना पड़ा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हॉल्ट करना पड़ा, एंड सिमिलर चीजें हमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी कई बार करनी पड़ती है। जीएआरपी, ठीक है, ग्रेप जिसको हम कहते हैं, ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है जिसमें ऑड इवन और बहुत सारे दूसरे मेजर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, सो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस क्या होंगे कि मान लीजिए कि दोनों साइड के किसी एक सिटी में, लेट्स से लाहौर में बहुत एक्सेसिव ऐसी पोल्यूशन हो गई है और लाहौर का कहना है कि हाँ, जॉइंट मॉनिटरिंग डाटा से आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी साइड कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे यहाँ भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एक्चुअली हमें नहीं, आपकी साइड से अगर लिए जाएंगे या हम भी लेंगे, आप भी लो, तो उससे क्या है कि हम कोऑर्डिनेट करके उस पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड सिमिलरली दिल्ली में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं, वो प्रॉब्लम मतलब रीजनल प्रॉब्लम है और उसमें पाकिस्तान की साइड से भी स्टबल बर्निंग का धुआं आता है। तो वहां पर अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो सिर्फ दिल्ली में ग्रेप लगा के क्या करोगे? ग्रेप बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स हैं, एक ग्रेडेड रिस्पांस होता है जिसमें पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए हम काफी सारे स्टेप्स लेते हैं। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में आप ऑड इवन अगर लगा दोगे, लेकिन पाकिस्तान में खेतों में आग लगती जा रही है और हवाएं उस पोल्यूटेंट्स को यहां पर दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट करवाती जा रही हैं, तो यहां ऑड इवन करने का क्या फायदा? बात समझ में आई और लॉजिकल भी है। तो इसी वजह से अगर हमारे दिल्ली में बहुत ज्यादा एक्सेसिव पोल्यूशन हो रही है और पता लग रहा है कि हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, तो इमरजेंसी रिस्पांस का मैकेनिज्म होना चाहिए कि पाकिस्तान को बोलेंगे कि भाई करो कुछ, और पाकिस्तान को वो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमारी साइड से कुछ होता है हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें भाई, इसी को तो कोऑपरेशन कहते हैं। तभी तो वही तो पर्पस है इस एयर ट्रीटी का। ठीक है, सो ये चीज रहेगी। इसी के साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए भी हमें यहां पर कुछ प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो जॉइंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंडो पाक बॉर्डर पर जो बेसिकली इंडो पाक बॉर्डर है उसमें हम अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग स्टेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि हमें रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता रहे, और वो रियल टाइम डाटा एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर से गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज के साथ शेयर होना चाहिए। ठीक है, जो डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एयर क्वालिटी मेट्रिक्स बताएंगे,
पोल्यूशन का सोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे तो वो दोनों कंट्रीज को एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। और ये खासकर स्टबल बर्निंग सीजन में तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए कि इतना पोल्यूशन लेवल है एंड दिस इज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन एंड यस वी आर गोइंग टू टेक एक्शन टू कर्ब दिस पोल्यूशन सोर्सेस, राइट। तो सबसे पहले तो इस चीज को करने की जरूरत है। इमरजेंसी की बात अगर करें कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगर हमें देना है तो उसमें क्या है कि हमें ये प्रोविजंस डालनी पड़ेंगी दैट वी आर गोइंग टू एक्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर टू मिटिगेट द स्मॉग प्रॉब्लम। तो उसमें क्या है कि हमें सीजनल एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे कि जैसे गर्मियों में अगर ये दिक्कत ज्यादा नहीं होती तो उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इस स्केल पर हम कर सकते हैं, उसमें इतनी एमिशन होगी बट उससे इतना नुकसान नहीं होगा दोनों कंट्रीज को। अब जब सीजन चेंज होगा तो किस प्रकार से हम डेडलाइन सेट करते हुए कि 15th अक्टूबर तक वी विल रिड्यूस द इमिशंस बाय दिस, 31st अक्टूबर तक इट विल बी रिड्यूस्ड बाय एक्स क्वांटिटी, 31st दिसंबर तक वी विल टेक सो एंड सो मेजर्स। तो एकदम टाइम बाउंड तरीके से वी शुड सेट रेगुलेटेड एंड वेरी ग्रेडेड रिस्पॉन्स जिसमें स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट्स भी मौजूद रहने चाहिए कि एग्रीकल्चर में इतनी रिडक्शन होगी, इंडस्ट्री में इतनी रिडक्शन होगी, व्हीकुलर इमिशन को कम करने के लिए लेट्स से पाकिस्तान कह रही है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सर्दियों के सीजन में ज्यादा प्रमोट करवाया, टिकट्स सस्ती करवा दी ताकि ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करें, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक अच्छा तरीका है कि सर्दियों के सीजन में ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए तो रन मोर नंबर ऑफ मेट्रोस, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ऑड इवन तो लगाओ ही, लेकिन इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर उनकी टिकट्स कम कर दो। तो जब आम आदमी और आम इंसान की पॉकेट पर प्रेशर कम पड़ेगा जिस चीज से, वो उसी को प्रेफर करेगा और उससे एनवायरमेंट में भी धुएं का प्रेशर कम पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट यहां पर रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द टाइम बाउंड स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। दोनों साइड से अगर फॉलो किया जाएगा तो इसका काफी हमें फायदा मिल सकता है। इसी के साथ साथ हमें एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस के ऊपर कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही साइड्स को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि अपने अपने किसानों को वो सुपर सीडर मशीन्स प्रोवाइड करें। जैसे भारत में हैप्पी सीडर चलता है। हैप्पी सीडर क्या करता है कि जो पराली होती है, ठीक है, कि चावल की खेती के बाद जब उसका हार्वेस्ट होता है तो एक तरफ तो वो चावल को हार्वेस्ट करता रहता है और जो पीछे बचा हुआ स्टबल होता है, जो स्ट्रॉ बच जाती है, जो बेसिकली क्या है कि उसको या तो आप वहीं पर खेत में आग लगा सकते हो या फिर उसको तरीके से कलेक्ट करके उसका हे स्टैक बन जाता है। तूड़ी कहता है जिन्नू, ठीक है, पंजाबी में इसको तूड़ी कहते हैं, राइट। आपने फॉडर जो कई बार क्या है कि अगर आप ट्रेन में कभी ट्रैवल करो तो गांव में आपको ऐसे फॉडर की बनी हुई हट सी दिखेगी, राइट। तो वो स्ट्रॉ होती है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, स्क्वायर शेप में स्टैक्स बना सकते हो। ये स्टैक्स आपको पता है दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, ठीक है। अब भारत में क्योंकि हम एडवांस्ड हैं पाकिस्तान से, राइट, एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा स्टेप्स लेते रहते हैं, तो हमने इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रखा है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम पाकिस्तान को भी एनकरेज कर सकते हैं कि आप हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करो, सुपर सीडर का इस्तेमाल करो और अपने फार्मर्स को एनकरेज करो कि वो अपने स्टबल को कलेक्ट करके वो हे स्टैक्स तैयार कर दें। आपके वहां इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर नहीं होती कोई बात नहीं, आप हमें दे दो, ठीक है। आपके यहां भी बर्न नहीं होगा, ठीक है, आपके यहां स्टबल बर्न नहीं होगा। स्टबल बर्न नहीं होगा तो धुआं हमारे यहां भी नहीं आएगा, हमें इसमें फायदा है। और साथ ही साथ कुछ नॉमिनल चार्जेस दे देंगे उनके किसानों को, किसान भी खुश, पाकिस्तान की सरकार भी खुश, हमारा जो रुपया है उनके दुगने लेवल पर है, राइट। तो कुछ पेमेंट मिल गई, सरकार भी खुश, लोग भी खुश और हम भी खुश। हम क्यों खुश? हमारा इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बन रहा है विच इज रिलेटिवली लेस पोल्यूटिंग एंड साथ ही साथ जो अदरवाइज स्टबल बर्न होकर धुआं आना था हमारे देश में वो अब नहीं आएगा, ठीक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे पाकिस्तान को एनकरेज करें कि आप भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज करो, हमसे ले लो, उन्हीं का स्ट्रॉ लेकर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बनाकर फिर कहेंगे ये लो, ले लो, इससे आपके वैसे भी वेहिकुलर इमिशन भी कम होगी, राइट। ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमें सोचने पड़ेंगे, राइट। और ये क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने के लिए मतलब टेबल पर बैठना पड़ेगा। वी नो दैट पाकिस्तान इज एन एडवर्सरी कंट्री, के मतलब कुछ ना कुछ टसल चलता रहता है, लेकिन जब सांस लेना ही मुश्किल हो जाए लोगों का तब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा टेबल पर, ठीक है। एंड म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, राइट, सिर्फ अपना फायदा ना सोचकर एक दूसरे के फायदे को, जैसे अभी जो सोल्यूशन बताई इसमें दोनों का फायदा है, तो ये एक दूसरे के फायदे को सोचते हुए अगर हम कोई सोल्यूशन को डिवाइस करेंगे तो उसमें अच्छा खासा फायदा हमें मिलेगा। एंड डेफिनेटली इसका एक और बेनिफिट रहेगा कि अब
हम दो डेवलपिंग कंट्रीज अगर अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर रहे हैं, कि अदरवाइज स्टबल को बर्न करते CO2 आता, इस CO2 से यूरोप में भी तो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ प्रॉब्लम यहां पर है, क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो हमने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम किया, तो ये यूरोपियन कंट्रीज को भी हम बता सकते हैं कि देखो हम दोनों कंट्रीज आपस में भाई बन गए हैं और कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए वी आर टेकिंग स्टर्न मेजर्स। अब इसमें दिक्कत यह है कि ये पैसा बहुत लग रहा है हमारा, और हम है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें आपको भी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा आपके देशों को भी होगा। सो हम जॉइंट फंडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल डोनर्स को रीच आउट कर सकते हैं, और नॉन बर्निंग स्टबल मैनेजमेंट मेथड्स जो हैं पंजाब ऑफ बोथ साइड्स, बॉर्डर के अक्रॉस जो दोनों साइड के पंजाब हैं, उसमें इनको यूज करके हम काफी अच्छे से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इमरजेंसी सिस्टम में इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगर लेना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो किस साइड में, ठीक है। सिर्फ अगर दिल्ली में पोल्यूशन एक्सेस है, पोल्यूशन आप पाकिस्तान से रहा है, तो दिल्ली में ग्रेप लगा के तो होगा नहीं कुछ। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स अगर लगाने ही हैं, ठीक है, तो वो ट्रीटी के अकॉर्डिंगली लगे जाएंगे कि अगर आपकी साइड में पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेजर लो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा हम भी लेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर जीना है तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ना समस्या ये है कि क्योंकि ठीक है, अब इसके चैलेंजेस देखते हैं। समस्या ना सबसे बड़ी ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं सिंस इंडिपेंडेंस स्ट्रेन्ड हैं, और दोनों साइड्स एक दूसरे को सस्पिशन से देखती हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के ऊपर एज पर दिस ट्रीटी एक प्रेशर लगाएं कि आप अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिड्यूस करो, स्टबल बर्निंग को कम करो, वेहिकुलर एमिशन को कम करो, ताकि दिल्ली में पोल्यूशन ना हो। पाकिस्तान को सस्पिशन के चलते लगेगा कि ये दिल्ली इसलिए ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, और ये उसका फायदा उठाना चाहता है। और हो सकता है पाकिस्तान वो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल करना है वो करे ही ना, एंड सेम चीज हमारी साइड से भी हो सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस टसल, और जो एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से हम देखते हैं, हमारे दोनों कंट्रीज के बीच जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, इन पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इस तरह की ट्रीटी को एग्जीक्यूट करना मुश्किल है, ठीक है। इट कॉम्प्लिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीइंग ऑन सच सेंसिटिव इश्यूज एंड एग्जीक्यूटिंग देम। खासकर ये जो डेटा शेयरिंग है ना, इसमें भी हो सकता है कंसर्न्स आए, राइट। क्योंकि डेटा क्या है कि डेटा शेयरिंग में क्या है कि सब कुछ पता लगेगा कि बॉर्डर के पास क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, सब बताना पड़ेगा कि पोल्यूशन कहां से हो रही है। तो उसमें हो सकता है पाकिस्तान कंफर्टेबल ना हो सकता है हम भी कंफर्टेबल ना हो, हमारी सरकार भी कंफर्टेबल ना हो। ऑल्दो फायदा दोनों कंट्रीज को होगा, इंडिया को बल्कि इसमें थोड़ा ज्यादा फायदा है, बट पाकिस्तान के सस्पिशन के चलते यहां पर दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं दोनों साइड्स में। देखो ऐसा है कि फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम में बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इसमें ऐसा है कि अगर हम पूरा ओवरहॉल करना चाहते हैं ना अपना एग्रीकल्चर सिस्टम, एक लार्ज स्केल शिफ्ट टू सस्टेनेबली मैनेज स्टबल, अगर हम ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट इसके हैं, बट हाँ इस चैलेंज को हम एड्रेस कर सकते हैं बाय रोपिंग इन इंटरनेशनल डोनर्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये चीज की जा सकती है, वर्ल्ड बैंक, IMF इनके साथ अपने प्लान्स पिच करके, ठीक है। वी कैन इवन यूज कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म में क्या है कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है, सभी देशों ने ना अपने टारगेट्स बना रखे हैं कि हमने सेक्टर वाइज कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करनी है, और उसे इंसेंटिवाइज करने के लिए वो क्या करते हैं कि जैसे एक कंपनी लेट से 1000 टन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती थी, उसने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिससे कि 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट उनके रिड्यूस हो गए। तो इसके बदले ना उनको कार्बन सर्टिफिकेट्स और कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। अब जो दूसरी कंपनी है जो रिड्यूस करना चाहती है पर कर नहीं पा रही, ठीक है, तो वो क्या है, वो पहली वाली कंपनी से ना वो कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती है, और पहली कंपनी को उसके बदले पैसे मिलेंगे, तो ये भी कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। सो अगर कोई कंपनी बहुत एफिशिएंट है अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में, वो एक सोर्स ऑफ इनकम उसके लिए बन सकता है। तो पूरी दुनिया में जो ओवरऑल हमने कंट्री का कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करना है, तो वो प्रमोट हो रहा है यहां से। तो उसी तरह से पूरी दुनिया में अगर हम इंटरनेशनली इसको देखें, तो अगर इंडिया ने आपस में, इंडिया पाकिस्तान ने आपस में ट्रीटी करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया, तो यहां से हम दोनों कंट्रीज कार्बन क्रेडिट्स के हकदार बन जाते हैं, कार्बन सर्टिफिकेट्स हमें मिल जाते हैं। फिर वो कंट्रीज जो अपने इंटेंडेड गोल्स को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, उनको हम वो सर्टिफिकेट्स बेच सकते हैं, वहां से पैसा मिल सकता है, और उस पैसे को फर्दर मिटिगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस हम काफी ज्यादा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। देखो
किसानों का मुद्दा पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, क्योंकि देखो लाइन बनी हुई है बीच में, कल्चरल डिफरेंस थोड़ा सा है। लार्जली कंट्रीज ना मतलब काफी सारी सोशो हिस्टोरिकल कंडीशन सेम है। पाकिस्तान भी अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़ित हुआ था, हम भी उत्पीड़ित हुए थे। बेसिकली इट वाज इंडिया ओनली। पाकिस्तान तो 47 के बाद एक लाइन खींच के बनाया गया। तो किसान वहां पर भी रहते हैं, शोषण उनका भी हुआ, और अभी भी क्या है कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अगर इन पर प्रेशर डाला जाएगा कि महंगे महंगे हैप्पी सीडर खरीदो, सुपर सीडर खरीदो, स्टबल को ना बंद करो, तो वहां से प्रोटेस्ट हो सकता है ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस एक आ सकती है, राइट। अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे अरेस्ट किए, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत ही रूथलेसली अरेस्ट किए हैं कई सारे ऐसे फार्मर्स जिन्होंने स्टबल बर्निंग की या जिनके ईंटों के इलीगल भट्टे हैं। अब उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान शायद ये कर सकता है, क्योंकि वहां पर देखो डेमोक्रेसी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, एंड पाकिस्तान सच बताऊं अपनी आवाम की उतनी फिक्र नहीं करता। ठीक है, उसको अपनी आवाम को मतलब दम घुटने में ठीक है वो, लेकिन इंडिया के साथ ट्रीटी साइन करने में तकलीफ ज्यादा होगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया अपनी आवाम की फिक्र करता है। तो अगर हमारे लोगों की साइड से रेजिस्टेंस आती है, उसको एड्रेस करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, बट इट हैज टू बी डन। और इसमें क्या है कि मास अवेयरनेस कैंपेन्स दे आर द ओनली सोल्यूशन। प्लस जो कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है, कार्बन सर्टिफिकेट्स का सिस्टम है, वी हैव टू टेक इट टू द ग्रास रूट लेवल। और फार्मर्स जो रिड्यूस कर पा रहे हैं, कि मान लो एक फार्मर की पिछले 10 सालों से वो स्टबल बर्निंग करता था, लेकिन उसने बंद कर दिया और हैप्पी सीडर खरीद लिया, ठीक है, और स्टबल बर्निंग बंद कर दी, सो ही इज एलिजिबल फॉर अ कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन सर्टिफिकेट, जिसे वो इंटरनेशनल मार्केट में या मार्केट में सेल कर सकता है एंड अर्न्स सम मनी। या फिर सरकार अपने लेवल पर खुद ही उसको इंसेंटिवाइज कर दे कि एक्स क्वांटिटी ऑफ लैंड में स्टबल बर्निंग ना करने पर इतना पैसा आपको मिलेगा। सो फार्मर्स आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू रेजिस्ट मच इन दैट केस। ठीक है, इसी के साथ साथ दोनों देशों को देखो टेबल पर बैठना पड़ेगा और नॉन पॉलिटिकल साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। स्मॉग डिप्लोमेसी की कॉल जो है ये इट कॉल्स फॉर अ ग्रेव कंसर्न, और ये चाहते हैं, मतलब ये जरूरत है कि दोनों साइड्स जो पॉलिटिकल मुद्दे उनको साइड पर रखकर एक बार साइंटिफिक तरीके से सोचे और काम करे। ठीक है, इसकी जरूरत है। मैं जानता हूं ये इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हो सकता है आज ना हो, लेकिन हो सकता है 1 साल में हो जाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल में ट्रीटी हो जाए। वो 4 साल में भी अगर हो जाती है तब भी बहुत फायदा हो सकता है, और उस ट्रीटी के फाइनलाइज होने से पहले भी तो कुछ ना कुछ एक्शन लेने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अपने पड़ोसी के साथ हम बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, पड़ोसी के यहां अगर पानी लीक हो रहा है, गंदा धुआं निकल रहा है, तो वो हमें भी इंपैक्ट करेगा। तो बिल्कुल मनमुटाव नहीं किया जा सकता। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 2 की एक बड़ी खास बात बताता हूं, शायद आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता हो इसका। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो इंग्लैंड और जर्मनी दोनों को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तभी उसी से उनके टैंक्स, उनकी मशीनरी बननी थी। और दोनों ही कंट्रीज आयरन और माइनिंग कहां से करते थे? नार्विक से, बाल्टिक सी रीजन के पास। ठीक है, बाल्टिक सी रीजन के पास नियर नॉर्वे देयर इज अ रीजन कॉल्ड नार्विक, वहां से आयरन ओर की माइनिंग करते थे। वॉर के दौरान भी इंग्लैंड और जर्मनी दोनों वहां पर आके माइनिंग कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, वो अलग बात है कि नाजी सोल्जर्स ने उसके बाद नार्विक को एक्वायर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद फिर फ्रेंच ट्रूप्स ने नार्विक को छुड़वाया था, यूके भी वहां पर आया था, वो एक अलग कहानी है। बट कहने का मतलब यह है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और हिटलर जैसा नोटोरियस डिक्टेटर भी जब इन्वॉल्व था, तो तब भी कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन किए गए थे। तो यहां पर हमारी वॉर तो चल नहीं रही, वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ठीक है, मनमुटाव है, ठीक है, वो एड्रेस करो, बातचीत करो। एकदम ऐसे मुंह फुला के बैठ जाओगे पीठ पे पीठ करके, तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, फंडिंग मैकेनिज्म, राइट, ये मैंने आपको इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशंस बता दिए, सो उनको फॉलो करने की जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फार्मर्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन करना जरूरी है, और अगर इनको एजुकेट करके इनको कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मुद्दा आपको इंटरेस्टिंग लगा, और पर्टिकुलरली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी कुछ इसमें पॉइंट्स मिले जो आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज अवेयर सिटीजन आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर कर लीजिए, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्टेड रहिएगा, CS Live Group _UPSC पर, एंड इंस्टाग्राम पर hello.chandan sharma, एंड टेलीग्राम पर CS Live Group _UPSC। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।